नमस्कार साथियों, परख प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी आरएस बुक परीक्षा 2024 संपन्न हुई है। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे पेपर 4 हिंदी इंग्लिश 200 मार्क्स पे कि इसमें सबसे पहले जो आंसर की अपन चर्चा करेंगे। तो आंसर की जो ग्रामर पार्ट है, आपका व्याकरण पार्ट है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ये दोनों हमने आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ताकि आप अपना व्याकरण भाग जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है, तो आप आराम से वो चेक कर सकते हैं और स्कोर एनालिसिस कर सकते हैं कि इस पार्ट में आप कितने मार्क्स प्राप्त करेंगे। और रहा इसका कंपोजिशन पार्ट का, उसकी आंसर की भी आज हम जारी कर देंगे, ताकि आप कंपोजिशन पार्ट में आपकी अप्रोच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने किस तरह की रही है, उसके आधार पर अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें। वैसे तो इस पूरी क्लासरूम जर्नी जो परख की रही है या टेस्ट सीरीज प्रोग्राम रहा है, हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से अभ्यास कराया है, आपकी गलतियों को भी उकेरा है, फीडबैक भी दिया है, तो आपने बहुत हद तक उसे अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। फिर भी आपके मूल्यांकन के लिए हमने आंसर दिया है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, और उसके आधार पर आप अपने टोटल मार्क्स का जो 200 में से है उसका मूल्यांकन कर सको। सेकेंड थिंग, आज हम चर्चा करेंगे इस पूरी जर्नी में पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ है, चाहे जीएस की बात करें, पेपर 4 की बात करें, तो कितने क्वेश्चंस हमने आपको जो कंटेंट दिया है उसमें से आपको आए हैं, कहाँ आपको डिफिकल्टी महसूस हुई है, और भविष्य में इसमें क्या और बेटर तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी, हमारा कंटेंट कितना कारगर साबित हुआ है और आपकी भविष्य की रणनीति क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में आपका स्कोर, कि आपका स्कोर कितना हो सकता है 200 में से, वो 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, या फिर मिनिमम स्कोर जो स्टूडेंट्स 70 में से 30-35 भी ला पा रहा है, उसका स्कोर 70-75 हो रहा है क्या, तो उन सब पे चर्चा करेंगे। और इन सब स्कोर एनालिसिस के लिए हमारे पास 800-900 करीब स्टूडेंट्स जो हमारे टेस्ट सीरीज में विभिन्न बैचों में और क्लासरूम में एनरोल थे, उसके आधार पर एनालिसिस हमने किया है कि ग्रामर हमारे जो कॉपी चेकिंग है उसमें भी टफ से टफ मार्किंग जितने हम कर सकते थे वो किए उन्होंने। या संक्षेपण की बात करूं तो हमने भी वो आरपीएससी वाले ट्रेंड पे 3 से 4, हाईएस्ट 5, पलवन में 3 से 4, 5, पत्र लेखन में थोड़ा सा ज़्यादा, निबंध में 8, 9 से 11 हाईएस्ट, तो इस तरह से रखा। और उसके बिहाफ पे ही हम यहाँ आपका स्कोर एनालिसिस करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आप ग्रामर पार्ट में 70 में से 40-50 मार्क्स जितने भी ला पा रहे हो, उसके आधार पर आपको बुक परीक्षा में कितने स्कोर आ सकता है और आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है, उसमें पेपर 4 कितना बेहतर तरीके से कारगर साबित हो सकता है, उन सभी पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी ग्रामर भाग की। हिंदी ग्रामर भाग 50 मार्क्स का आपका जो इस मुख्य परीक्षा में है। इसमें से अगर मैं ग्रामर की बात करूं, लोकोक्ति मुहावरे को छोड़ के 40 जो मार्क्स है, तो उसमें आप सभी ने ठीक परफॉर्म किया होगा, उसमें समस्या नहीं आई होगी। अगर 2-3-4 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो सही पार्ट था। इस बार समस्या मुख्य थी वो लोकोक्ति मुहावरे की थी, और ये आपने पिछली परीक्षा में 2021 का मेंस हुआ है, 23 का हुआ है, तब से फील किया होगा कि आरपीएससी द्वारा लोकोक्ति मुहावरे के स्तर पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले जा रहे हैं जो आपको विभिन्न जो बुक्स आप रेफरेंस के तौर पर यूज करते हो उनसे बाहर जाते हैं। अब यहाँ आपकी आयोग द्वारा आपका समझ, विवेक वो जांचा जा रहा है, आपको रटने की प्रवृत्ति से दूर किया जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स के पीछे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम जो सोर्स पढ़ रहे हैं उसको ही पढ़ें, या फिर हम विवेकपूर्ण होकर उन चीज़ों को समझकर लिखने का प्रयास करें। लोकोक्ति मुहावरे का वेटेज भी बढ़ा है, अब ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप इसे छोड़ भी नहीं सकते, इसका वेटेज भी बढ़ा है। तो पूरा सा संदर्भ ये है कि आरपीएससी का व्याकरण पार्ट पे लोकोक्ति मुहावरे पे फोकस है, उसको टफनेस बनाने को लेकर उसके मार्किंग पैटर्न में बदलाव किया है, उसको बढ़ाया है, संधि का जहां कम किया है, लोकोक्ति मुहावरे में 2 मार्क्स ऐड करके इसको 10 नंबर का बना दिया है, जहां पहले 8 मार्क्स का आता था। अब हम बात करेंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस थे जिनको आप नॉर्मली 10 में से कर सकते थे, और कितने क्वेश्चंस थे जिनको आप टच नहीं कर पाते, वो हम भी उम्मीद नहीं करते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं सीधे ही डाल दिए और आप उनका अर्थ नहीं समझ पाए होंगे। तो अपना कंपटीशन उन चीज़ों से है जो आपने पढ़ी हैं और बाकी स्टूडेंट सही कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर किसी को नहीं आती तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये कि जो चीज़ आती है वो कितनी एक्यूरेसी से की है। हिंदी ग्रामर अगर मैं लोकोक्ति मुहावरे हटा देता हूँ 40 मार्क्स में से, फिर भी 35, 32, 30 आए होंगे, लेकिन वहाँ एक्यूरेसी की बात है कि आपको जो आ रहा है उसमें कितना बेहतर तरीके से, क्योंकि वो ही इंसान 70 में से 50 मार्क्स या प्लस या 45 ला सकता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन सरल प्रतीत होते हैं प्रथम दृष्टांत हिंदी ग्रामर में, लेकिन ऐसा नहीं था, सरल नहीं थे,
आप अगर जो लोकोक्ति मुहावरे छोड़कर बाकी की बात करें तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जहां आपका विवेक उस समय काम नहीं कर रहा हो, या आपने गलत सोच लिया हो, या आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो, तो गलती की संभावना है। ऐसे अगर 3 से 5 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो सीधा ही आप ना और स्कोर में नीचे गिरावट महसूस करते हैं। हम मुख्य बात करेंगे अब, जैसे बात करें 40 मार्क्स की हिंदी ग्रामर की लोकोक्ति मुहावरे की छोड़ के, तो आपने देखा होगा कि सरल प्रवृत्ति क्वेश्चंस थे। आप जो भी रेफरेंस बुक के तौर पर मार्केट में है कोई भी अगर यूज कर रहे हो तो वहां आपने आराम से इसमें से 30 to 35 क्वेश्चंस आपको सीधे मिल गए होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, सुवंदान चारण सर वाली जो बुक है, उन बुक्स में भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से सीधे थे, तो यहाँ आपको समस्या नहीं आई होगी। बाकी हमने क्लासरूम के तौर पर टेस्ट सीरीज डीपीपी के माध्यम से इन सभी ग्रामर के क्वेश्चंस को छूने का पूरा प्रयास किया और कहीं हद तक इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। लेकिन मुख्य जो बात है वो है 10 नंबर लोकोक्ति मुहावरे की। ये कंटेंट को लेके समस्या थी कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, और अगर आए भी तो हर स्टूडेंट को इसमें समस्या है। स्कोर ग्रामर का जो नीचे लाएगा वो यही पोर्शन है लोकोक्ति मुहावरे का जो नीचे लाएगा। अब चर्चा करते हैं कंटेंट के बारे में, इन टॉपिक्स का। देखो, हमने जब एक कंटेंट क्लासरूम में दिया है लोकोक्ति मुहावरे का, तो हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि ठीक है, आगे जो स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं उनको ये लगे कि इन चीज़ों के संदर्भ में कौन सा कंटेंट हमको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप लोकोक्ति मुहावरे पूरी बुक ही फॉलो कर लें, लेकिन थोड़ा कंटेंट ये रहे कि हम जहाँ से रेफरेंस लेके ठीक ठाक इन क्वेश्चन पे हो सकता है अब ये पूछेंगे, अगली बार कुछ और पूछ ले, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरे संख्या तो बहुत है, आप और 10 नंबर है, आप छोड़ भी नहीं सकते। जहाँ आपके छोटे सब्जेक्ट्स 20 मार्क्स के आते हैं तो वहाँ 10 मार्क्स का इसका रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ तो ये है कि 20 मार्क्स में छोटे सब्जेक्ट्स में आप 5-6 नंबर लाओगे, 7 नंबर लाओगे, 3-4 लाओगे। लेकिन यहाँ ये अगर लोकोक्ति आपने ढंग से कर दी, अर्थ समझ लिया, लिख दिया, तो 10 में से 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली नहीं आते, क्योंकि आरपीएससी द्वारा पिछली 21 वाली कॉपियों में ऐसे मार्क्स नहीं थे, बहुत कम थे, 0, 0.5 ऐसे नंबर थे, एक तो बहुत कम थे। लेकिन अपन उम्मीद करते हैं कि बेहतर लिखने का हम समझ प्रयास करें और बेहतर लिखें जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। अब बात करता हूं मैं, एक क्वेश्चन था, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, ये क्वेश्चन उसमें था, ठीक है। और हमारा जो कंटेंट था, तो कंटेंट के तौर पे इसका प्रयोग और अर्थ हमारे कंटेंट में था, और इसके अलावा ये डीपीपी में क्वेश्चन में था। और जो हमारे यहाँ टेस्ट में स्टूडेंट थे, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 507 या 8 जो टेस्ट कोड था उसमें ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का शायद विभिन्न बुकों में नहीं मिला हो, लेकिन हमारे एक टेस्ट सीरीज में था, मुझे याद है। और कंटेंट में तो है ही है, जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं। ये कंटेंट दिखाने का उद्देश्य यही है कि ठीक है, कि आपको ये लगे कि हम एक विश्वास के तौर पर एक कंटेंट का सहारा ले सकते हैं। इवन ये लोकोक्ति मुहावरे नहीं, हम पूरा कंटेंट भी दिखाएंगे, कंपोजिशन पार्ट की भी चर्चा करेंगे, जहां आपको लगे कि इस समय में जहां पेपर्स की टफनेस बढ़ती जा रही है, वहां एक स्रोत को लेके चलते हैं और उससे हमारा भली भांति अच्छे से काम पूर्ण हो जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारे कंटेंट में था। अगला मैं बात करता हूं, भोर ने छोड़े केत की तीखे कंटक जान, ये वाला भी क्वेश्चन हमारे इसमें था, और इसमें पेज नंबर भी बाकायदा डले हुए हैं। इसका हम जो पीडीएफ है टेलीग्राम के माध्यम से प्रेषित कर देंगे। ये क्वेश्चन भी था और इसका अर्थ भी है। विस्तृत सॉल्यूशन क्लास फैकल्टी द्वारा ले ली गई है, उसको भी क्लास हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसमें था। इसके बाद मेंढक का जुकाम होना, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बाकी अन्य बुकों में मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक था और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, शायद मुझे लगता है एसआई में आया हुआ है पहले ये, तो ये क्वेश्चन आपको बाकी बुकों में मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। गांठ बांधना, ये भी आपको अन्य बुकों में मिल सकता है और हमारे कंटेंट में ये था ही। और हाँ, पेज नंबर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, 13 पेज नंबर पे है, ठीक है। गांठ बांधना, ये वाला परख की जो कंटेंट है उसमें ये क्वेश्चन था। इसके बाद करते हैं खूंटे के बल कूदना, ये भी अन्य बुकों में हो सकता है, टफ नहीं था, ठीक था, आप कर सकते थे। और जिन्होंने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा तो वो भी अपने विवेक के आधार पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे है ने शावन सूखा ने भादो हरा, ये वाला क्वेश्चन जो डीपीपी में था, ये हमने कराया था, डीपीपी में था ये। तो जिन अभ्यर्थियों ने डीपीपी की होगी तो वहाँ एक क्वेश्चन इनको मिला होगा, क्योंकि लोकोक्ति संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक सोर्स पे आप रिवाइवल नहीं दे सकते, आपको ना डीपीपी करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी, कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जहां अब कट ऑफ जब 260 जा रही है, 262 जा रही है, तो ऐसे समय में यहाँ का एक 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस वाले पार्ट में मार्किंग नहीं हो रही है, यहाँ आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। आपको स्टूडेंट्स को भी समझना होगा कि आपको कंटेंट की वैरायटी लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं एक नोट्स को लेकर चलें और सीधा अपना सिलेक्शन ले लें, आपको कंटेंट वैरायटी करनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है
आरपीएससी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं और कंटेंट की वैरायटी से पूछे जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो हमको भी अपने कंटेंट को वाइड करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को सोर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, बढ़ाने भी पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला, अब ये मैंने इसलिए लिया था, इसको लेने का रीजन डीपीपी वीक 2 डे 2 में अच्छी बात ये थी कि ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चन डीपीपी में होंगे, लेकिन अच्छी बात ये थी मेरी नजर यहाँ पे गई थी, तो आकू और आवट ये 2 क्वेश्चन थे और हमने एक ही डे में ये पूछे थे और आरपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन एक साथ थे। ये अच्छी बात है, जब जहां आपके एक एक नंबर से रैंक आपकी इंप्रूव हो रही है, आपको अलाइड से प्रॉपर सर्विस मिल रही है, वहां इन 2 मार्क्स का हो सकता है ये क्वेश्चन सरल हो, सबने कर दिए हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन दोनों क्वेश्चन अगर आपने पहले किया हुआ होता है तो वहां कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप गलती नहीं करते, सिली मिस्टेक्स नहीं करते और सीधा लिख देते हैं। तो एक तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी समय की बचत हुई, दूसरा आपने एक्यूरेसी से लिखा तो 2 मार्क्स पक्के। तो ये 2 मार्क्स कितना आपका गैप पैदा कर सकते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इस बात का पता आपको तब महसूस होगा। तो इसका लेने का पीछे रीजन यही था कि ये दोनों क्वेश्चन आपके बेंच में थे और ये डीपीपी में दोनों क्वेश्चन थे आपके। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है कि यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, यहाँ गलती कर सकता है, इससे ये 2 ही शब्द बनते हैं। वैसे होने को ये क्वेश्चन सभी बुक्स में आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनरली अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है और आपसे ये पूछा गया है तो यहाँ आप गलती कर सकते थे। और लेकिन ये हमारी डीपीपी में था, अच्छी बात है कि आपने जिन्होंने डीपीपी की है उन्होंने इस क्वेश्चन में गलती नहीं की होगी। अब मैं बात करता हूं, समय ही सबसे बड़ा धन है। ग्रामर पार्ट का अपन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो जो जनरल ग्रामर है 40 मार्क्स की है, सभी बुक्स में थी। अब लेवल रहा, सिंपल था, टफ था, तो उसमें यह है कि 5 से 7 क्वेश्चन को छोड़ दें तो लोकोक्ति मुहावरे के अलावा 30 या 25 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। 8 से 10 क्वेश्चन के लिए संघर्ष थोड़ा करना पड़ा हो, लोकोक्ति मुहावरे के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उसमें से ये है कि आपके 10 में से 3 मार्क्स भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन 6-7 से ज़्यादा बताना अतिशयोक्ति होगी, उसमें नहीं आएंगे क्योंकि आरपीएससी देती भी नहीं है और आपने कितने अच्छे से उसका अर्थ दिया, लिखा है कॉपी में, वाक्य प्रयोग किया है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर के लिए जो लोकोक्ति मुहावरे हैं वहाँ अपन को फोकस करना पड़ेगा, सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपन को चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बुक उठाई और सीधा कर दिया, आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। तो ग्रामर वाला पार्ट आपका हो गया। अब कितना स्कोर ग्रामर के 50 में से ये हो सकता है, अच्छा स्कोर हो सकता है, इसको हम जो स्कोर एनालिसिस करेंगे उसमें डिफाइन करेंगे, उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ यहाँ 50 वाले मार्क्स में से 30 मार्क्स ये मार्क्स आ सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, और यहाँ 30 से 32 मार्क्स में कोई समस्या नहीं थी। इससे आगे जो भी स्टूडेंट ला पा रहे हैं उनका बेहतर प्रैक्टिस हो सकता है, उनकी बेहतर समझ हो सकती है, उन्होंने अच्छा समय इसको दिया होगा, टेस्ट को दिया होगा, बुक्स को दिया होगा, वो इससे ज़्यादा भी लाएंगे। और ये हम जो पोल का रिजल्ट आप साथ साझा करेंगे उसमें डिस्क्राइब करेंगे कि इससे कितना आगे तक स्टूडेंट्स ने मार्क्स अचीव किया है, जो उनके मुख्य परीक्षा में कारगर साबित होगा। ठीक है, लेकिन जनरली इतना स्कोर इसमें ठीक था। अब बात करते हैं इसके बाद संक्षेपण, अगला टॉपिक होता है ग्रामर के बाद। संक्षेपण के तौर पे मैं बात करूंगा, 10 मार्क्स का आया था और हमने टेस्ट सीरीज के दौरान आपके खूब सारे संक्षेपण चेक किए, तो उसमें मुख्य बात जो मुझे लगी और जो हमने वहां बताई थी, वो आप जब एग्जाम हॉल में वो लिख रहे होंगे तो आपको वो बात याद आई होगी कि संक्षेपण में बहुत सारे कथन स्टेटमेंट आते हैं और अभ्यर्थी उनको सीधा ही शॉर्ट फॉर्म में उनको भी लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। लेकिन हमने एक्सक्लूड करने को कहा था, उनको हटाने को कहा था कि आप कभी भी रेफरेंस नहीं देना है, उस बात को अपने शब्दों में कहना है, समराइज करना है और टाइटल पे विशेष ध्यान देना है। हिंदी में 2 मार्क्स का टाइटल होता है, शीर्षक होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज कॉपी में ढंग से लिखा है, बार बार कॉपी में फीडबैक मिला है, उन अभ्यर्थियों का टाइटल भी मनोविकार ठीक होगा। और उन्होंने जो इनमें अगर कोई संदर्भ दिया गया है किसी चीज़ का, कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कोई उदाहरण दिए गए तो उनको एक्सक्लूड किया होगा, हो सकता है इसमें, तो वो स्टूडेंट्स इस पार्ट में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेपण वाले पार्ट का कोई सिलेबस नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता, इसमें बेहतर अभ्यास से ही बेहतर अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि हाईएस्ट 5 अंक तक और 5.5 अंक तक आप आराम से इसमें ला सकते हो अगर बेहतर तरीके से लिखा है। बाकी नीचे आने को तो 1-2 भी मार्क्स मिलेंगे, 2.5 भी मिलेगा सभी को, जो भी जिस हिसाब से लिख रहे हैं। अगला टॉपिक है पल्लवन का, समय ही सबसे बड़ा धन है। इस टॉपिक की मैं बात करूं तो डायरेक्टली हमने इस बार जो प्रयास किया था, तो इसमें हमने पल्लवन के 70 पंक्ति सूक्ति आपको दी थी, ताकि हर एक
थीम की आपको बेहतर समझ हो, हर एक थीम पे आपको पल्लवन दें, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे वो भ्रष्टाचार संबंधित हो, ठीक है, चाहे मानवीय मूल्यों संबंधित हो। तो हमने बहुत सारे पल्लवन आपको दिए, बहुत सारी लोकोक्ति हो सकती है, पंक्ति, सूक्ति, कोई उदाहरण हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, तो बहुत सारे हमने यहाँ पे 70 दिए, जिसके माध्यम से हमने प्रयास किया कि बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से, कोटेशंस के माध्यम से आपका वोकैब बढ़ाया जाए उदाहरण के स्तर पर और समझ के स्तर पर, ताकि अगर कोई भी टॉपिक नया भी अगर वहाँ आता है तो पल्लवन को आप बेहतर तरीके से आप डील कर सकें, बेहतर तरीके से लिख सकें। लेकिन अब हुआ क्या, इसमें इस बार आया है समय ही सबसे बड़ा धन है। अभी आरपीएससी परीक्षा का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हम कोई सीधा आपको पढ़ाएं वो सीधा आ जाए। उम्मीद है आने की, क्या क्या इसमें आया है वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक के स्तर पे क्या था, ये समय ही सबसे बड़ा धन जो क्वेश्चन आया था, तो हमारे जो कंटेंट है इसमें है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और दूसरा है का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ये जो हमने कंटेंट दिया था समय के संदर्भ में, इसमें समय की महत्वता की चर्चा की गई थी, तो ये कंटेंट सीधा वहां आपका आ रहा है, सीधा वहां आ रहा है। तो आपने अगर इन सब टॉपिक्स को पढ़ा होगा तो देखो, ये नहीं कि हमने सिर्फ एक ही यही टॉपिक दिया या आरपीएससी में आ गया तो अब ये तो आ गया, अब अगले वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे आएगा सर। तो इसलिए हमारी अप्रोच ये थी कि हम 70-72 पल्लवन के माध्यम से आपका नॉलेज वाइड करें, आपको बेहतर नॉलेज इनके माध्यम से मिले, आप इतने सारे पल्लवन आप डील कर लोगे, लिख लोगे, समझ लोगे। तो इसके अलावा अगले मेंस में अगर और भी कोई पल्लवन आएगा ना, आप वो लिखने में सक्षम रहो। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि भाई इसमें जो कंटेंट दिया वो सीधा आ जाए, सीधा आ जाए, आपका लक्ष्य आ जाए। लेकिन नहीं भी आता है तो आप इस स्तर पर तैयार रहें कि इतने पल्लवन पढ़ने के बाद और टेस्ट सीरीज में 15 से 20 पल्लवन लिखने के बाद, उनका फीडबैक लेने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर सक्षम तरीके से लिख सको, बेहतर तरीके से लिख सको, उस पर इसमें विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग कर सको। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, फिर आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए इसकी जो थीम थी, थीम समझने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या आई होगी। थीम आपने समय के संदर्भ में महत्व की चर्चा की है, और हम ये जो आंसर है ये भी फैकल्टी के द्वारा समझा दिया जाएगा डिटेल में, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये थी, जिस दिन मेंस था उससे कुछ दिन पहले हमने कुछ कोटेशंस की फाइल आपको दी थी कि हाँ, और हमने ये भी कहा था उसके साथ कि पल्लवन और निबंध में आपको उपयोगी साबित हो सकती है। और तो ये समय प्रबंधन संबंधी ये फाइल थी, इसमें 1 2 3 4 5 कोटेशन थे। तो समय का जब पल्लवन आया है उस संदर्भ में, तो यहाँ से आपका ये एक सहयोग हो सकता था कि यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, तो पल्लवन अब जिन अभ्यर्थियों ने बेहतर ढंग से लिखा है, ये चीजें समझी हैं, ये टॉपिक लिखे हैं, तो वो आराम से पल्लवन लिख सकता है। इसलिए पल्लवन का टॉपिक समय संदर्भ में आया है, ये टॉपिक इसमें लाई कर रहा है। यहाँ से आप अगर जिसने ये वाला पल्लवन हमारी टेस्ट सीरीज के, ये होता है कि जैसे पहला टेस्ट है उसमें यहाँ से यहाँ पल्लवन आया, सेकंड में 10 से यहाँ आया, तीसरे में यहाँ से आया, तो ऐसे हम हर एक टेस्ट में 4 से 5 पल्लवन देते हैं, उसमें एक पल्लवन लिखवाते हैं। तो उस श्रृंखला में ये कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा, और लिखा होगा तो ये बेहतर तरीके से आपने डील कर लिया होगा। क्योंकि हमने उसमें अप्रोच भी दी थी कि आपको इसमें प्रस्तावना, उसका अर्थ लिखना है, उसके विस्तार में आपको बहुत सारे सपोर्ट में उदाहरण लिखने हैं, लास्ट में उसका कंक्लूजन भी लिखना है। तो फॉर्मेटिंग आपको जो वो टेस्ट सीरीज थी उसमें फीडबैक के माध्यम से दी थी। आंसर इसका जो बुकलेट है, पूरा बुकलेट जो बेहतर ये पल्लवन के साथ है, इसमें भी सबकी अप्रोच लिखी हुई है, कंटेंट लिखा हुआ है, तो हमें नहीं समझता कि इसको समस्या ही होगी। अब ये टॉपिक यहां से है, बाकी आप देख लेना। अब बात करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से, मार्किंग पैटर्न के हिसाब से। जिस तरह हमने देखा 21 वाली कॉपीज देखी, 18 वाली, 16 वाली, और अगर टफ मार्किंग हुई है उसमें भी अब कॉपी आएंगे, पता चल जाएगा। इस मार्क में कंपेयर टू संक्षेपण पल्लवन, आप सभी ने देखा होगा इसमें मार्किंग ज्यादा रहती है। इवन 16-18 में तो 8 मार्क्स तक भी दिए हैं, 8 मार्क्स मिले हैं, और 21 वाली कॉपियां उनमें भी 6 से 8 मार्क्स मिले हैं। तो अगर किसी ने पत्र प्रारूप लेखन ढंग से किया है तो वो 6 से 12, 6 दूनी 12 और 8 से 16, 12 से 16 के बीच में मार्क्स ला सकता है, 14 भी ला सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी लाए अगर किसी ने गलतियां की हैं तो। लेकिन हम ये समझते हैं अगर कोई सटीक तरीके से लिखे तो इसमें 6 से 8 की खूब अच्छी संभावनाएं हैं। लेकिन होता क्या है, आप बहुत सारी गलतियां करते हो, आप समझा कि मैंने अच्छा लिखा है, मुझे नंबर कम दिए, लेकिन आप ये देखो जिसमें 6 नंबर आपको मिले हैं पिछली कॉपियों में, चाहे 21 वाली 18 वाली हो, उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। अगर आपने अब ये समझा है, लेकिन आप गलती नहीं करोगे तो नंबर 6 मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन क्या था, इसमें कार्यालय आदेश था किसका, ट्रांसफर संबंधित।
स्थानांतरण संबंधित था और ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग का था। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस पैटर्न पे हम अब जैसे काम कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई आदेश आया सीधा हमारे कंटेंट से आया है। हमारा प्रयास ये है, कार्यालय आदेश आएगा तो चाहे वो कार्यालय आदेश तुम्हारे स्थानांतरण संबंधित हो, तुम्हारा वो अतिरिक्त कार्यभार संबंधित हो, ठीक है, आपका निलंबन संबंधित हो, कोई भी हो, हमने वो सारे पत्र कराए थे जो आपके कार्यालय संदर्भ में पूरा करते हैं। और अच्छी बात यह है, स्थानांतरण वाला आदेश हमने कराया था और इस कंटेंट से वो आया है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपका पूरा कंटेंट पढ़ाएं, ये नहीं कि सीधा स्थानांतरण आदेश करा दिया अब अगली बार के लिए कोई नहीं है। अगली बार के लिए नहीं, हम इस बार भी पूरा इस तैयारी के साथ थे। कार्यालय आएगा तो चाहे वो निलंबन का आए, पदस्थापन का आए, कार्य मुक्ति का आए, ठीक है, किसी का भी आए, स्थानांतरण का आए, वो सब आप अच्छे से लिख लो। उन सब का कंटेंट हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लासरूम प्रोग्राम माध्यम से आपको टेस्ट में, कंटेंट में दे चुके थे। और इसके लिए जो टेस्ट में इनरोल्ड स्टूडेंट्स थे उन सबको याद भी आ गया होगा कि ये वाला आपने लिखा था। अब इसमें दो अच्छी बात क्या है, ये स्थानांतरण वाली बात है, ये टेस्ट कोड में जो आया है, उपखंड अधिकारी अलवर का स्थानांतरण हमने आमेर करवाया था, अलवर का आमेर कराया था और टेस्ट कोड 507 या 8 में है ये, ठीक है, ये था। दूसरा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा संबंधित 2 परिपत्र कराए थे, तो उस संदर्भ में आपकी प्रतिलिपि अच्छी से हो गई, उस संदर्भ में आपकी पदनाम हो गया। पत्र प्रारूप लेखन में 3 ही चीज मुख्य होती हैं, एक फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग हमने आपको ऑफिशियली जो मानक है राजस्थान सरकार में चलते हैं वो आपको दे दिए। दूसरा, आपको स्थानांतरण में क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, कार्मिक का स्टार्ट कैसे करते हैं, कार्मिक पदस्थापन है कहीं, उसका स्थानांतरण हो रहा है, वो जो कार्य मुक्ति स्थानांतरण होने के बाद अपनी जो सूचना है वो वाको प्रेषित कर रहे हैं, वो सारी चीजें। इसके अलावा प्रतिलिपि दी जानी है तो उच्च स्तर को दी जानी है, अधीनस्थ को भी दी जानी है, रक्षित भी रखनी है, पदनाम आयुक्त रखना है, निदेशक रखना है, सचिव क्या रखना है, वो सारे आपको इसमें से क्लियर हो रहे थे। जब आप प्रतिलिपि कर लेते हो, कंटेंट कर लेते हो, मानक प्रारूप पढ़ लेते हो, इसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो ये मैं आगे उनसे समझाऊंगा कि कहां से कौन सी है। देखो ये है, कार्मिक विभाग द्वारा श्री राजीव कुमार उपखंड अधिकारी अलवर का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से उपखंड अधिकारी आमेर जयपुर कंडीशन में कार्यादेश जारी करें। ये क्वेश्चन यहां से था। अब टेस्ट स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन लिखा है तो वहां इसमें 2 अच्छी बातें, एक तो आपने सटीक रूप से ज्यादा सोचने को समय नहीं लिया है, आपने सटीकता से ये लिखा है, क्योंकि आपका सटीक सा लिखा है कम समय में तो समय बचा होगा, सीधा सा आपने इंग्लिश में यूज किया होगा। दूसरा, आपने गलती नहीं की होंगी, आपको वहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि इसमें पदनाम क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो स्थानांतरण का है तो ये जो कंटेंट है इसमें क्या क्या चीज है वो सारी आपने यूज की होगी। अब रहा, लेकिन तो कार्य विभाग का है, ठीक है, कार्य विभाग का कोई समस्या नहीं है, विभाग चेंज हुआ है तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। ये है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, प्रचार राजकीय कन्या महाविद्यालय अलवर। अब आपको पता होगा कि प्रचार्य क्या है, आचार्य क्या है, यही नहीं पता होगा, समस्या आएगी। हमने आयुक्तालय का जब दिया है प्रचार्य लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो अब प्रचार लिखा है, यहाँ हमने जो पदनाम मुख्य लेखा अधिकारी माना था, ठीक है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हमने निदेशक भी माना है, हमने आयुक्त भी माना है, जैसे को कि आयुक्त भी वहां होता है, निदेशक भी वहां होता है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को मिलकर बन रहा है। तो आपकी यहाँ प्रतिलिपि क्या रहेगी, पदनाम क्या रहेगा, ठीक है, उस लेवल पे। वो इसमें मुख्य लेखा अधिकारी हमने दिया था क्वेश्चन में, अगर हम नहीं देते तो आप इसमें आयुक्त भी लिख सकते थे और आप इसमें निदेशक भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा है तो आपको ही देना था इसमें, तो ठीक है। आगे क्या था, अब ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी आयुक्तालय का है। हमने आयुक्तालय के 2 क्वेश्चन कराए थे अलग अलग फॉर्म में, और आयुक्तालय वहां आया है तो प्रतिलिपि समझने में बहुत समझ हुई, क्योंकि या तो प्रतिलिपि लिखी है आपने, देखो ये लिखी। क्वेश्चन ये है निदेशक, अब निदेशक यूज किया है हमने, और वैसे आयुक्त वहां होता है, निदेशक भी होता है। निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से एक परिपत्र प्रस्तुत कीजिए जिसमें महाविद्यालय प्राचार्यों से नियमित विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने का उल्लेख हो। अब यहाँ आपको हमने सीधा बताया था कि आचार्य को प्रतिलिपि देनी है, साथ सचिव को देनी है, उपनिदेशक को देनी है, ठीक है, और ये कंटेंट था। तो कंटेंट से मतलब नहीं है अपन को तो इस संदर्भ में क्या देखना है, प्रतिलिपि देखनी है, पदनाम देखना है, वो अपना पूरा हो गया। तो इसका मतलब हमने आपको जो कंटेंट पढ़ाया था, प्रैक्टिस कराई थी, वो नियर बाय आपके पेपर कराया था, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिखे हैं अच्छे से, वो तो अच्छे से लिख के आए होंगे इस चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो वाला उपखंड अधिकारी वाला, ये वो है निदेशालय कॉलेज शिक्षा वाला, ये भी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा वाला है।
अब यहाँ इस कॉपी लाने का उद्देश्य क्या था, ये था कि जब यहाँ स्टूडेंट्स कॉपी हम चेक कर रहे थे तो यहाँ 4.5 नंबर इनको दिए हैं, तो इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है। यहाँ इन्होंने कार्यालय का नाम भी लिखा है, यहाँ इन्होंने परिपत्र लिखा है, ठीक है, यहाँ इन्होंने विषय संदर्भ भी सारी चीजें लिखी हैं, और हमने बाकायदा इनको एक एक पॉइंट में प्रतिलिपि में क्या गलती है, फुल स्टॉप की क्या है। तो जो अभ्यर्थी फुल स्टॉप तक सही लिखेगा, पदनाम सही लिखेगा, प्रतिलिपि उचित पद अनुक्रम में लिखेगा, कंटेंट ठीक लिखेगा, तो लगता नहीं है वहाँ नंबर कटेंगे, आपके नंबर कटेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, 6 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं इस बारे भाग में, बशर्ते आपने गलतियां नहीं की हैं, ये क्वेश्चन सीधा आ गया तो वहाँ आपने बेहतर तरीके से लिखा होगा। तो ये इस चीज़ का है कि हमारी अप्रोच ये है कि आपको सब कुछ यहाँ पढ़ा देना है, ये नहीं कि एक टारगेट में स्थानांतरण पढ़ाना है और आपका काम हो गया, सब पढ़ाएंगे हम जो भी कंटेंट रिलेटेड है। अब आरपीएससी या कोई भी आयोग उसमें कुछ भी पूछे, आपको सब कवर होना चाहिए, आपका नॉलेज बढ़े, आप विवेकपूर्ण तरीके से बेहतर तरीके से लिखो, तो हम आपको वो एक प्लेटफॉर्म, एक नॉलेज के लिए प्रदान कर रहे हैं। ये वही कॉपी है जिसमें 3.5 नंबर तक दिए हैं, देखो 3.5 तक दिए हैं इनमें। अब बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की, जो है विज्ञप्ति आपकी। अब देखो बात ये थी कि ये क्वेश्चन यहां क्यों डाले हैं। देखो अब जैसे क्वेश्चन आया है दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सुधारों में प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा का। तो देखो दिल्ली पद के चुनाव आयोग के गाइडलाइन आती है, तो इस संदर्भ के क्वेश्चन थे, तो हमने भी प्रयास किया था कि जर्नल जो चीजें होती हैं जो एज यूजुअल प्रयोग में आती हैं, तो उससे संबंधित बहुत सारे आपसे लेटर लिखवाए जाएं। तो हमने श्रृंखला में आपसे लिखवाया था कि ऑनलाइन पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा आवेदनों के शीघ्र निस्तारण संदर्भ में परिपत्र प्रस्तुत कीजिए। तो जिससे क्या है, देखो फायदा क्या रहेगा इससे कि आपको जितना जीके में नॉलेज है, आपको जनरल चीजों कितना नॉलेज है, वो सब यहाँ टेस्ट करना होता है। प्रारूप तो होता ही है, जैसे आप विज्ञप्ति में बात करोगे तो निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उस द्वारा चुनाव में जो सहयोग की अपेक्षा की गई है, उस संदर्भ में आपका खुद का कंटेंट काम आएगा, आपकी नॉलेज काम आएगी, आपने कितना कॉपियों को पढ़ा है, आपने कितना जीके पढ़ा है, वहां आपकी वो चीजें काम आएंगी। हमने यहां आपका, अब ये क्वेश्चन है किस चीज का, अब देखो ये था राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के संदर्भ में जो आपके प्रमाण पत्र हैं सक्षम स्तर के, वो आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व के हों। हमने ये भी कराया था परिपत्र, क्योंकि ये इस तरह का परिपत्र जारी हुआ था। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में जो सरपंच को प्रशासक नियुक्त करना था, इस तरह कराया था, क्योंकि जर्नल जो प्रचलन में चल रहे हैं इस तरह के पत्र आपसे लिखाए जाएं ताकि आपको उस चीज की भी नॉलेज रहे। अब देखो कार्यालय आदेश में हमने पढ़ा है कार्य मुक्ति का, कार्य मुक्ति करा दिया, वहां स्थानांतरण आ गया, हमने कार्य मुक्ति का भी कराया था, ये नहीं कि हमने वही कराया था। इसके अलावा बात करते हैं हम, ये आंतरिक जांच कमेटी का अनुस्मारक है। इसके अलावा ये निलंबन का है, देखो ये निलंबन कार्यालय आदेश है, इसका मतलब कार्यालय आदेश में हमने निलंबन भी कराया है आपको, ये है। अब देखो राज्य सरकार की एक योजना चल रही है राजस्व विभाग से संबंधित, वो है डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के संदर्भ में है। और योजना क्या है, वो योजना है फार्मर आईडी कार्ड, फार्मर आईडी कार्ड की योजना प्रचलन में थी राजस्व विभाग की, तो उसी संदर्भ में हमने एक कार्यालय पत्र लिखवाया था। हो सकता है ये पूछ ले, तो जर्नल, हमारा उद्देश्य इसमें ये रहा था कि जर्नल चीजें जो चल रही हैं रिसेंट में, उन से संबंधित आपको ज्ञान हो और उन पे आपके फॉर्मेट का जांचा जाए। अब एक क्वेश्चन ये था, हम इस स्तर पे भी हम तैयार थे कि अगर शिकायती पत्र 2012 और 16 में शायद पूछा है, शिकायत पत्र आपसे पूछे, तो इस स्तर पे भी हमने शिकायती पत्र आपसे कराया था। जनरल नहीं पूछा, हो सकता है फ्यूचर में पूछा जाए। अगर ये क्वेश्चन आता तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को समस्या होती कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसलिए शिकायती पत्र भी हमने तैयार करवाया था एग्जाम से 4-5 दिन पहले। अब जैसे अभी जैसे परीक्षाओं में अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसमें जो एक बार से अधिक वित्तीय वर्ष में 2 बार से अधिक जो एब्सेंट रहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई संदर्भ में बात कही गई थी, उस संदर्भ में हमने लिखवाया था। ठीक है, हीट वेव संदर्भ में लिखाया परिपत्र हमने, गर्मी का सीजन था, तो इस तरह से सारी चीजें थी। तो कार्यालय आदेश हो गया। अब बात करते हैं कार्यालय प्रारूप लेखन की बात करते हैं, और प्रारूप लेखन के अंतर्गत हम बात करते हैं विज्ञप्ति के, विज्ञप्ति की बात करते हैं। देखो विज्ञप्ति में क्वेश्चन ये था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा विज्ञप्ति के प्रारूप की बात कही गई थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में जो सतत सुधार थे उसमें प्रशासनिक और अधिकारियों के कर्मचारियों का सहयोग।
अब लिखने को अब इसमें ये था कि देखो हमारा उद्देश्य क्या था क्लासरूम में, ये था कि विज्ञप्ति का फॉर्मेट अच्छा से जाए और उसमें कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट सीरीज में थे, क्लासरूम में थे, उन्होंने गलती नहीं की होगी। जिसमें मेन 3 गलती ये थी कि भाई इसमें अगर ये निर्वाचन आयोग है तो देखो हमने ये चीज जो नोट्स है हमने उसमें स्वायत्त संस्थाओं की सूची जारी की थी, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग ये रहा। तो हमें ये था कि भाई ठीक है कि अगर आयोगों की बात होगी, इंडिपेंडेंट आयोगों की, संवैधानिक आयोगों की, ठीक है, ऑटोनोमस, तो वो वहां आपको राजस्थान सरकार नहीं लिखना है, तो ऑटोनोमस बॉडी है वहां। तो इस चीज से अपन को बचना है, ये गलती नहीं करनी छोटी मोटी। तो ये हमने यहाँ लिखा था, इसमें कंटेंट में था हमारे। और इस संदर्भ में जब ये क्वेश्चन आया तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में थे या इनकी कॉपी में हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति जारी की थी, तब वो गोला लगाया होगा। तो अब अभ्यर्थी जब वहां ये कर रहे हैं तो वहां इतना दिमाग नहीं रहता उस टाइम के अपन सोच पाए, लेकिन जिसने पहले गलती की है वो अभ्यर्थी दोबारा गलती नहीं करेगा। और उन अभ्यर्थियों ने इस क्वेश्चन बेहतर तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, पहली चीज। दूसरा, विज्ञप्ति संख्या क्या है, टाइटल क्या है, और बाकी कंटेंट रहा बीच का, तो वो तो आपके जीके का पार्ट है, उसे हमारी जो फैकल्टी है वो विशिष्ट सॉल्यूशन ढंग से समझाएगी क्वेश्चन के अंदर क्या अप्रोच रहने वाली थी। अब इसमें विज्ञप्ति क्या थी, हमने देवनारायण जयंती का भी सार्वजनिक अवकाश दिन विज्ञप्ति जारी की थी, हमने यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग के नॉमिनेशन की विज्ञप्ति जारी करवाई थी आपसे। ये सारी चीजें पत्र प्रारूप लेखन का जो पार्ट है वो दोनों क्वेश्चन आपके हमने प्रैक्टिस और कंटेंट के माध्यम से दिए। देखो हम ये कर सकते हैं ना, फॉर्मेट क्या रहे, आप गलती कहाँ करो, उन सब चीजें बचाना है तो हमने विज्ञप्ति में बचा लिया आपको, हमने कार्य आदेश में आपको 2 स्थानांतरण वाला बता दिया, और कौन सा विभाग है वो भी आ गया। तो इससे ज्यादा क्या चाहोगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, निबंध की। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्यों है, मार्किंग को लेके 20 पार्ट का है। आपके छोटे सब्जेक्ट्स में किसी की भी बात करूं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, अकाउंट, कोई भी हो, उन सबके बराबर मार्क्स का ये टॉपिक है। और इसमें से मार्किंग आप सभी ने देखा होगा 8 से लेके 12 मार्क्स तक अचीव होते हैं आराम से, 8 से 12 मार्क्स। और जहां छोटे सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स नहीं आते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और जहां स्टूडेंट्स नॉर्मली, अब टॉपिक की हमारी तैयारी क्या थी, आरपीएस द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे इस बार, 3 क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है। एक तो ये था कि भाई परंपरागत स्रोत वाला क्वेश्चन था जो अपने कंटेंट में सीधा था, ठीक है। दूसरा अपन उसको बात करते हैं अपने कंटेंट में, वो कहाँ था, तो अपने कंटेंट में ये है टॉपिक नंबर, चलो पेपर ले लेते हैं, पेपर में है परंपरागत स्रोत, 15 नंबर टॉपिक। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन और राजस्थान की संभावनाएं। अब सीधा टॉपिक था ये, अब ये हमारे कंटेंट में पहले से ही था। और ये टेस्ट सीरीज के जैसे पहले टेस्ट में यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड में यहाँ, तो यहाँ लाइक किया होगा ये, तो अभ्यर्थियों ने खूब लिखा होगा, हमने फीडबैक भी दिया होगा। तो वहाँ इस क्वेश्चन के आने से क्या हुआ, लिखा सबने होगा। और ऐसा नहीं यही इसी हमारे कंटेंट में हो सकता है और बुक्स में भी हो, और नहीं भी होगा तो जीएस वाले पार्ट में आपने ज्योग्राफी पढ़ी है राजस्थान जीके में, तो वहाँ से भी आप ज्योग्राफी के स्तर पे से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपने ये टॉपिक हमारी टेस्ट सीरीज में लिखा, क्लासरूम में फैकल्टी द्वारा ढंग से इसके डेटा लिखवाए, करंट डेटा लिखवाए, और वहाँ बेहतर तरीके से आपने कम समय में अटेम्प्ट कर लिया, तो इसमें समय की बचत कर ली और आपने 3 पेज पूरे भरे। तो हमने आपसे यही कहा था कि भाई हम यहाँ आरपीएससी कॉपी में 3 पेज आए, हम यहाँ टेस्ट में 4 पेज देते थे, तो आपकी जो स्पीड 4 पेज के अकॉर्डिंग थी, तो वहाँ 3 ही पेज आए, तो आपने सारी चीज़ें खत्म कर ली होंगी टाइमली, टाइम भी बचा लिया होगा अपना। तो ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा अपने इस कंटेंट से था, तो इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी परख संस्थान में जो इस अभ्यर्थियों ने क्लासरूम और इसमें थे। दूसरा यहाँ एक टॉपिक था सूचना प्रौद्योगिकी से निजता का हनन। अब देखो अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे टॉपिक जोड़े थे, और उन सब टॉपिक जोड़ने की प्रक्रिया में एक टॉपिक था निजता का विस्तार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अब इस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो हमने ग्रीन जो टॉपिक किए ना, इस बार ही ऐड किए थे। देखिए पिछली बार हमने टॉपिक कौन से ऐड किए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये दोनों टॉपिक पिछली बार थे। तो 3 टॉपिक से पिछली बार हमारे 2 टॉपिक आ गए थे। इस बार भी फिर हम जब बात करते हैं निजता का अधिकार हमने जोड़ा था, और ये पहला टॉपिक यही था, तो ये दोनों टॉपिक आपके उसमें आ गए। अब ये नहीं है कि इसमें निजता का अधिकार लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन में तो ये है कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी से निजता का हनन। बात निजता के अधिकार की बात क्यों हो रही है, उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है तभी उसकी बात हो रही है। तो इसको कंटेंट आप पढ़ोगे तो इस टॉपिक को ढंग से लिख पाओगे, क्योंकि निजता का हनन प्राइवेसी का डिजिटल दौर में हो रहा है, और इन चीज़ों से वो टूल्स, वो डिजिटल टूल्स से सारे उसके जैसे हनन हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों टॉपिक आपको यहाँ से मिल रहे हैं,
तो और तीसरा टॉपिक है वृद्धजन की चुनौतियां। देखो अब डालने को निबंध में कुछ भी डाल दो, लेकिन हमारी अप्रोच क्या थी इसमें से, हमारी अप्रोच ये थी कि करंट सिनेरियो के सारे निबंध आपसे करवाना, आपके डायरेक्ट टॉपिक की सारी जितनी भी थीम्स हैं, चाहे पर्यावरण हो, सोसाइटी हो, ठीक है, चाहे इसके अलावा वो राष्ट्रभाषा संबंधित हो, वो सारे हमने कराए थे। जिसमें कुछ अच्छे निबंध की श्रृंखला की बात करूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की थी हमने, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, साहित्य में भावात्मक एकता, ठीक है, और इधर मैं बात करता हूं तो भारतीय न्याय संहिता जो करंट में है, ये भी इस स्तर पे हम तैयार थे कि कोई नया टॉपिक भी आता है अच्छे से तो कहीं से नहीं आए, हमारे कंटेंट से वो लाइक करे, इस कंटेंट में से आए। और बात ये है कि इस कंटेंट से आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है ना भाई। आप अगर न्याय संहिता को निबंध भी पढ़ रहे हो, जीके में कुछ आपसे पूछा तो वहां भी आप लिख पाओगे। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि आपको ना 5 निबंध दिए और 5 में से आपका एक फंस गया, हमने पूरे 68 निबंध दिए हैं 68 में। अब आपका ज्ञानवर्धन हुआ है, ये नहीं कि एक टॉपिक पूछा और एक आ गया, तो आपने इतने सारे निबंध करके उसमें से आपके 2 निबंध आ गए। अब वृद्धजन की चुनौतियां, ऐसे टॉपिक्स को हम वो नहीं कर सकते कि भाई ये टॉपिक भी आएगा, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि 100% नॉलेज के साथ आपको इतना कराया जाए कि आपका पेपर हो जाए। आपको करना तो वहाँ एक ही है, तो 2 आपको मिल गए, यानी कि 3 टॉपिक में से 2 मिल गए, तो समस्या ही नहीं। पिछली बार भी ये था कि हमारे उसमें से नई शिक्षा नीति मिल गया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल गया था, इस बार भी 2 मिल गए। अब वृद्धजन की चुनौतियां हैं, नया टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक अगली बार भी हो सकता है, अगली बार 2 टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस चले जाएं। लेकिन हमारी अप्रोच ये थी कि भाई इसमें जैसे भौगोलिक संकेतक अभी करंट में चल रहा है, उसका भी दें, आवासीय मुद्रा का भी दें, इसके अलावा राइजिंग राजस्थान को हमने कर कराया था, ठीक है। तो हमारे स्तर पे हमने प्रयास किया कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो पूछा जा सकता है, ठीक है, वो फैकल्टी की इंटेलिजेंस देख लो, कुछ भी देख लो, उसके ब्याह से ये गैस ताकि इस तरह के टॉपिक सारी थीम पे कवर कराए जाएं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे दूर ना रहे। और इसमें यह था कि हमारे 2 टॉपिक आसानी से इसमें से पूछ लिए गए। अब देखो परंपरागत स्रोत का हमने इस टेस्ट में पूछा है और इसके साथ हमने पर्यावरण और सांस्कृतिक गौरव पूछा था, तो ये टॉपिक यहाँ से हमने टेस्ट सीरीज में था। अब 507 या 8 कॉर्ड किसी में हो गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव भी हमने, अभ्यर्थी की आजादी का भी हमने कराया था। लोक संस्थाओं में नैतिकता की आवश्यकता एक अच्छा टॉपिक है, अब नहीं पूछा भविष्य में पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक पे भी हम तैयार थे। ठीक है, आपको इस तरह की प्रैक्टिस भी कराई जाए, कंटेंट दिया जाए। समान नागरिक संहिता यूसीसी, और देखो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, जब युद्ध का वातावरण है तो ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पिछली बार आपको ध्यान हो यूक्रेन संकट चल रहा था तो उस टाइम में पूछ लिया था इंग्लिश में, तो इस बार भी पूछा जा सकता था, लेकिन नहीं पूछा गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम उस स्तर पर तैयार थे कि सारी चीजें आपको पढ़ाई जाए, आपसे लिखवाई जाए। योग वाला, अंतरिक्ष की सफलता, शिक्षा का व्यवसायीकरण, इतने अच्छे टॉपिक्स भी इस कंटेंट में थे। ठीक है, मॉब लिचिंग, अन्याय पर न्याय का मुखौटा, तो ये सारे टॉपिक्स इस चीज की ओर इंगित करते हैं कि कंटेंट के तौर पे कोई समस्या नहीं है, बस पढ़ने की आवश्यकता है। अपन को सोर्स को इनलार्ज करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो समय नहीं है कि आप ना 5 निबंध तैयार कर लो, 1 तैयार कर लो, आपका 1 फंस जाए। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, अच्छे से आपको उनमें पकड़ बनानी पड़ेगी और सारे टॉपिक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी के पार्ट के अगर ओवरऑल अपन बाइंड अप करें तो देखो हिंदी वाले कंपोजिशन पार्ट में संक्षेपण में बहुत सारा अभ्यास था और अभ्यास में कोई फीडबैक के माध्यम से अभ्यर्थी ने गलती नहीं की होगी। पल्लवन वाले में पार्ट की बात करूं तो पल्लवन में जो हमने टॉपिक दिया था, ठीक है, समय संबंधित था, तो वो आपका उससे हो रहा था। ठीक है, चिड़िया चुग खेत वाले से हो रहा था। करार आदेश की मैं बात करूं तो स्थानांतरण का और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का वो वहां से कवर हो रहा था। विज्ञप्ति की मैं बात करूं तो विज्ञप्ति में याद क्या रखना था कि राजस्थान सरकार नहीं लिखना था, वो आपने गलती की नहीं होगी। रहा चुनाव सुधार का, तो वो फैकल्टी जिन्होंने विज्ञप्ति बहुत सारी कराई है वो आपका सॉल्यूशन समझाएंगे कि आपको क्या प्रोसेस में रखनी थी। ठीक है, रहा इसका अनुवाद वाला, तो अनुवाद वाला टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन उसमें था जो शब्दावली यूज की थी वो समझने वाली थी। हो सकता है कि उसमें इस बार अच्छे नंबर नहीं आए, तो टॉपिक शायद छोटी लाइन थी, 3-4 लाइन थी, लेकिन ठीक ठाक था, मतलब टफनेस का लेवल ठीक था। अब बात को निबंध का, निबंध के टॉपिक्स बता दिए, 2 टॉपिक्स थे आपके आगे। अब बात करता हूं मैं इंग्लिश के वाले पार्ट पे, इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर में इस बार अगर देखा जाए तो जो 10 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के ग्रामर के, उसमें से जनरली हमने जो स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो उसमें ये था कि 2, 3 और 4 इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो यानी कि 3 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना था कि 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 10 में से, और हो सकता है 2 वाले भी खूब संख्या में हो।
और वोकैब की मैं बात करूं तो 10 में से 5 नंबर वहां हो रहे थे, जिसमें एक सिनोएंटो में आ रहा था कुल मिला के, एक वन वर्ड में आ रहा था कुल मिला के, और मिसस्पेल्ड वर्ड वाले में उसमें दोनों ठीक हो रहे थे, और फ्रेजल वर्ब में एक, यानी टोटल 5 नंबर उधर से 3, 8 नंबर जिसके हैं वो अच्छा स्कोर है 20 वाले पार्ट में। अब चैलेंजिंग ये था कि इतने सारे क्वेश्चंस आए कहाँ से, या फिर मतलब तो अपन भविष्य में किस तरह से सॉल्व किया जाए कि इस वाले पार्ट में और अच्छा स्कोर किया जा सके। तो ये अच्छी बात थी कि हमने जो क्लासरूम की हमारी ये जो बुकलेट है जिसमें वोकैब का है, जिसमें सिनो भी है, एंटो भी है, वन वर्ड भी है, फ्रेजल वर्ब, सारा कुछ है। अब ग्रामर की मैं बात करूं तो ग्रामर देखो सारा रूल्स के ऊपर है और प्रैक्टिस के ऊपर है। आपने टेस्ट में कितनी प्रैक्टिस नियम पे की, क्वेश्चंस पे की होगी, और आपने कितने अच्छे से फाइंड आउट किया होगा। तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस को अपन अच्छे से मान रहे हैं कि मेन वाला वो क्वेश्चन ठीक था, ठीक है, एक आईएनजी वाला फॉर्म था वो 7-8 नंबर कौन सा था, एक वो सम एनी वाला था वो ठीक था। तो 3 क्वेश्चन वो ठीक थे जो आसानी से हो सकते थे, बाकी सभी क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा था और वो गलत होने की संभावना खूब ज्यादा थी क्योंकि क्वेश्चन टफ थे वो सारे। लेकिन मेन चीज क्या है, आप बेहतर तरीके से अभ्यास करोगे तो उस वाले पार्ट में और अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि नियम फैकल्टी द्वारा एक बार पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपकी बेहतर अभ्यास ही ग्रामर वाले पार्ट में नंबर दे सकती है, क्योंकि उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता कि भाई ये टॉपिक है और फैकल्टी ने पढ़ा दिया, उसमें अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ नियम बता सकता है फैकल्टी, उसमें ये होता है। लेकिन वोकैब वाले पार्ट की बात करें तो ये परफंक्टरी वाला क्वेश्चन था, लापरवाह, ये वाला पूछा गया था आपके वोकैब में, ये वाला क्वेश्चन इसमें था। दूसरी बात गैरुलियस वाला क्वेश्चन था, ये आपकी इंग्लिश में पूछा गया था, ये इसमें था, ठीक है, पेज भी दिया हुआ है बाकायदा। मेटिकुलस ये वाला भी इसमें था, ठीक है, लैकोनिक ये वाला भी इसमें था, ठीक है, पार्सिमोनियस कंजूस ये भी इसमें था, जेंड्रियस उदार ये भी इसमें था। तो यानी कि आपकी जो सिनो एंटो क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर हमने जो क्लासरूम में जो बुकलेट दी थी सर के द्वारा, विनोद शर्मा सर के द्वारा, उसमें सारे क्वेश्चन से लाई कर रहे थे। 1-2 क्वेश्चन से उससे बाहर जा रहे थे, वो भी हम उसमें विश्लेषण करेंगे कौन सा क्वेश्चन बाहर गया है वो भी बताएंगे। ये इकोनॉमिकल वाला था, ये भी ठीक से आया था, दोनों साथ पूछ लिया। ले डाउन वाला ये इसमें से आ गया, लेआउट वाला भी इसमें से आ गया, तो ले डाउन लेआउट दोनों आए थे, दोनों इसमें थे, और इसका वाक्य प्रयोग भी था, तो यहाँ कोई समस्या नहीं आई होगी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने करने पढ़ा है। गेट अराउंड वाला ये भी इसमें था, गेट थ्रो वाला भी इसमें था, तो इसका मतलब ये है एग्नोस्टिक वाला भी इसमें था, ये भी इससे हो गया था, आइकोनोक्लास्ट भी इसमें था। तो यानी कि आप अगर आपको अब ये नहीं है कि आपने कोई सिनोनिम्स कहीं पढ़ा उसके साथ में उसका उत्तर हो भी मिल जाए, अब जो अप्रोच है वो इस तरह से काम करेगी कि आपको वोकैब कितनी अच्छे से है, हो सकता है वन वर्ड वाला सिनो में पूछ ले, सिनो वाला एंटो में पूछ ले, एंटो वाला फ्रेजल वर्ब में पूछ ले, तो कोई शब्द कहीं से नहीं आ सकता है। अब वोकैब पे ध्यान काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपका सोर्स है इनलार्ज करना पड़ेगा। इसलिए जो बुकलेट है इसमें शायद 200 कुछ पेज है, ठीक है, विनोद शर्मा सर की है ये बुकलेट, जो हमारे परीक्षा संस्थान पढ़ाते हैं, सर द्वारा संस्थान के दौरान अभ्यर्थियों को अच्छे से ये लिखाई है पूरी बुकलेट्स में से जो इंपोर्टेंट बिंदु थे, और पूरा इसमें से पढ़ाया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने ये हमारे कंटेंट पढ़ा है उनको कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं आई है। पॉपुलर पॉपुलियस ये दोनों थे, ये उसमें थे, स्पेल्ड वर्ड वाले में, वाक्य प्रयोग वाले में, ये दोनों ठीक एक साथ आ गए। तो यानी कि ये था काउंसिल वाला, उसमें था, इसमें एक वर्ड ही मिला है, एक नहीं मिला है, तो पार्शली ठीक हो सकता था, लेकिन दूसरा वर्ड नहीं है इसमें। तो अमूमन जो 10 मार्क्स का वोकैब था उसमें से 7 से 8 के करीब वर्ड्स मिल गए थे, 2 वर्ड्स थे जो नहीं मिले। तो अगर इतना भी आप एक कंटेंट के माध्यम से कर सकते हो तो ये बहुत बेहतर तरीके से एक अप्रोच है। और इन फ्यूचर जो अभ्यर्थी अब स्टार्ट करेंगे उनके लिए कि अपन क्या सोर्स अपनाएं कि इंग्लिश वाले पार्ट में जहाँ नंबर ही नहीं आ रहे, 80 नंबर में से वहाँ 20-25 लाना भी बहुत टफ बात है। जिसका हिंदी ठीक है उसकी इंग्लिश खराब है, इंग्लिश ठीक है हिंदी खराब है, लेकिन इंग्लिश के बिना आप नहीं कर सकते। हिंदी में एक सैचुरेशन होता है कि 120 में से आप 60 ला सकते हो, 65, 70, 75, 80 इस ऊपर नहीं आएंगे, 80 ऊपर, लेकिन वहाँ आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी। आपको 100+ मार्क्स चाहिए इस ट्रेंड में जहाँ कट ऑफ 262 है, तो 100 और 105 का स्कोर एक अच्छा स्कोर है, 95 का भी अच्छा स्कोर है, क्योंकि कट ऑफ है। पहले इस वाले पार्ट में 140 नंबर आते थे, 148 आते थे, लेकिन जैसे से कट ऑफ नीचे आई है तो मार्किंग भी गिरी है। तो इस फेज में अगर 100 मार्क्स भी किसी के आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि जब 262 जो स्कोर है उसमें से 100 आप ला रहे हो तो कितना बचा, 162 बाई 3, मतलब 55 करीब मार्क्स हो रहे हैं आपके।
तो इसलिए इस पार्ट में जितना बेहतर तरीके से आप कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ मार्क्स लाने की, जैसे ग्रामर वाला पार्ट है हिंदी इंग्लिश का 70 मार्क्स का, तो वहाँ बहुत सारी ऑब्जेक्टिविटी है कि आप लिखोगे तो नंबर वहाँ मिल जाएंगे। कंपोजिशन पार्ट में लिखेगा कि आप कितनी सटीकता से लिखते हो, ये डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ नहीं करता ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करूँ इंग्लिश ग्रामर के बाद में बात करूँगा इंग्लिश कंपोजिशन पार्ट पे कि जो 60 मार्क्स का था, इसमें जो टॉपिक जिनका फिक्स कंटेंट है, वहाँ हमारा जो कंटेंट के माध्यम से टेस्ट स्टूडेंट्स और क्लासरूम को कितना सहूलियत अपन प्रदान किया है। देखो इसमें एक टॉपिक आया था पेपर देना सर इंग्लिश वाला, इसमें जो लेटर वाला पार्ट है, लेटर वाला पार्ट आपका जो 10 नंबर का था, तो सबसे अच्छी बात क्या थी, ओपन प्लेटफॉर्म पे हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट सेक्शन में आरएस टेलीग्राम चैनल पे और डीपीपी वाले चैनल पे, तो हमने गूगल ड्राइव में कंटेंट डाला हुआ है और उसमें इंग्लिश की बुकलेट है। अगर आप गूगल ड्राइव अंदर जाते हो तो इंग्लिश की बुकलेट है, उस बुकलेट में हमने सारे फॉर्मेट दिए हुए थे, ये ऑटो फॉर्मेट करीब है, और इसके बेस 10 से 15 क्वेश्चन भी दिए थे। तो क्वेश्चन दिए थे, तो सबसे अच्छी बात क्या रही कि हमने, चाहे वो तुम्हारा ऑफिशियल लेटर हो, जॉब एप्लीकेशन हो, एडिटर को लेटर हो, वो सारे उसमें थे। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, एक क्वेश्चन था लेटर का, जो ट्रांसपोर्ट्स की समस्याएं हैं उनकी जो पॉसिबल सॉल्यूशन संबंधित था, ये उसमें था 10 नंबर क्वेश्चन। ये हमने कंटेंट में आपको दिया है, लेकिन ये इस फॉर्म में ना पूछ के, एडिटर के फॉर्म में ना पूछ के, ये एक जनरल फॉर्म में पूछ लिया, ऑफिशियल लेटर में पूछ लिया। यानी कि 10, इसमें क्या था, फ्यू पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको जानने थे, वो सारे इस कंटेंट, मतलब इस कंटेंट का यूज करते हुए आप ऑफिशियल फॉर्मेट को अगर फॉलो करते तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते। ये बहुत अच्छी बात है कि एक लेटर का क्वेश्चन जो अच्छी मार्किंग वाला है, क्योंकि लेटर वाले पार्ट में माना जाता है कि आपसे ना आपके 4.5 से लेके 5 और 5.5 तक नंबर आ सकते हैं। इस वाले पार्ट में एक सीधे क्वेश्चन का आना, जहां आपने ये पहले पढ़ा होगा, क्योंकि हमारी बुकलेट ये ओपन बुकलेट है जो हमने टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है, और उस बुकलेट में ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लेना कंटेंट से। ये क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट सर्विस में, ठीक है, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे उस संबंधित थे, और ये सीधा क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो ठीक है, अब अगर ये नहीं भी आता तो फॉर्मेट दिया हुआ था, बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कराई थी, लेकिन अच्छी बात ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया तो टेंशन ही खत्म हो गई ना सारी। क्योंकि इनमें अपन ये अप्रोच रखते हैं कि क्वेश्चन नहीं आते, बाहर ही आएगा इसमें, तो क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं, कुछ भी लेटर पूछ लेगा आपसे, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमने जो कॉमन समस्याएं थी, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी, चाहे आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस की थी, ठीक है, चाहे और भी कोई समस्या थी, तो वो सारी हमने पूछ ली, और इस श्रृंखला में ये क्वेश्चन हमने कंटेंट में दिया और ये आपका आ गया। अब आते हैं इंग्लिश पैराग्राफ पे। इंग्लिश पैराग्राफ में जो टॉपिक्स आए थे, 3 टॉपिक्स इस बार पूछे गए थे, और पिछली बार जब टेस्ट, पिछली बार जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2023 में, तो उसमें से 2 टॉपिक साइज लाई कर रहे थे। एक तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था, एक सोशल मीडिया का कुछ था, नहीं वो था वैश्विक तनाव से संबंधित था, यूक्रेन संकट का, और एक था शायद इसका सोशल मीडिया का था। तो 2 टॉपिक लाई किए थे। लेकिन इस बार क्या है, जो इंग्लिश का पैराग्राफ पूछा है, इसमें 2 टॉपिक ऐसे पूछे हैं, जनरली ये उम्मीद नहीं कर सकते अभ्यर्थियों से कि वहाँ इसका हिंदी कंटेंट भी सोचे और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर ले। तो हमने इसमें थीम के तौर पे आपको जो टॉपिक कराए थे पैराग्राफ के, वो कराए थे टॉपिक, शायद इस श्रृंखला में 50 टॉपिक हैं। तो हमने ट्राई किया था, पिछली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें था, सोशल मीडिया हमारा इसमें था, तो उससे कवर हो गया था, कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन इस बार क्या है, 2 टॉपिक्स तो आउट ऑफ ब्लॉक इससे भी बाहर पूछे हैं, और जनरली ये कि अब टॉपिक्स कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि ये जो टॉपिक था ह्यूमन डिपेंडेंस एंड द राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन, ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक अगर टेस्ट सीरीज में आपने सोशल मीडिया, आपने डिजिटल इंडिया और साइबर क्राइम, अगर ये तीनों टॉपिक पढ़े होंगे, इन पे अगर कंटेंट लिखा होगा तो आप इसको लिख पाएंगे। क्योंकि कट ऑफ कम हो रही है, मार्किंग कम हो रही है, पेपर की टफनेस जीके में बढ़ रही है। अब जीके में बढ़नी है तो सीधा सा पेपर 4th में बढ़ेगी, क्योंकि इसमें मार्क्स क्यों आएंगे, नहीं आएंगे इसमें भी। इसलिए
आयोग का या संस्थाओं का ये प्रयास रहेगा कि टफ से टफ टॉपिक डाला जाए जो अभ्यर्थियों ने पहले नहीं पढ़ा, ताकि उनका जो ज्ञान है वो देखा जा सके कि वो उस दौरान में सोच ले, हिंदी में सोचे भी और लिखें भी। इतनी उम्मीद उनसे करें। अब इस श्रृंखला में ये है कि हमने 50 टॉपिक दिए और 50 टॉपिक से 2 टॉपिक तो बाहर थे बिल्कुल ही, लेकिन एक टॉपिक था ये वाला फर्स्ट, ह्यूमन डिपेंडेंस एंड द राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो ये टॉपिक आराम से आप डिजिटल के इंडिया के ऊपर, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया, अगर इन 3 टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो इसको आराम से इसके भी आप पे लिख सकते थे। क्योंकि देखो वैसे भी इंग्लिश पैराग्राफ में जो मार्किंग होती है 4, 4.5, 5, 3 ऐसे होती है जिनका अच्छा इंग्लिश है उनको, अदरवाइज 2, 2.5, 3 होती है, 1.5 भी होती है, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न में इतना टफ होने के बावजूद अगर एक टॉपिक को आप इन तीनों का यूज करके लिख के आते हो तो कोई समस्या नहीं होगी कि आप 3, 3.5, 4 नंबर, 2.5 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि पेपर की टफनेस बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए इस पेपर में जिन अभ्यर्थियों ने परख और जो कंटेंट से टेस्ट या क्लासेस के माध्यम से ये टॉपिक सॉल्व किए हैं वो इस पे भलीभांति लिख के आए होंगे। लेकिन अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तीनों, तो उन 2 टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने पे मार्क्स आने की संभावना बहुत कम है, यानी कि हो सकता है 1 भी आए, 1.5 भी आए, 2 भी आए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे एलोब्रेशन के टॉपिक पे। एलोब्रेशन का टॉपिक इस बार जो पूछे गए हैं उसमें भी सेम ये चीज है कि हमने भी यहाँ प्रयास किया था कि बहुत सारे एलोब्रेशन के टॉपिक आपसे तैयार कराए जाएं, और उन सबका ये था कि प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में किस तरह की आपको एलोब्रेशन पूछी गई है, और एक बहुत सारी अच्छी थीम जहाँ एग्जाम में पूछी जाने की प्रवृत्ति विभिन्न आयोगों में, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, सब में कैसी पूछी जाती है, उस सब का अध्ययन करने के बाद हमने कंटेंट के माध्यम से 55 एलोब्रेशन आपको कंटेंट के रूप में दी थी। लेकिन हुआ क्या, इस बार क्वेश्चन एक फंसा है 3 में से 2 आउट ऑफ इस बॉल ब्लॉक से गई है। इसे जनरली अपन स्वीकार करते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये कि कंटेंट बाहर नहीं गया है। हाँ, अगर तीसरा भी ऐसे आता बाहर जाता तो हम ये भी स्वीकार करते कि ठीक है तीनों ही नहीं आए, लेकिन आप हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई हमारे तीनों कंटेंट आए, क्योंकि पेपर की टफनेस जहां जीके में बढ़ रही है तो इसमें बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है ना, तो आप उस चीज के लिए तैयार रहना है कि क्लासरूम के माध्यम से आप हिंदी का टॉपिक इंग्लिश में पूछा जाए या इंग्लिश का हिंदी में, तो आप उसका ट्रांसलेशन ढंग से कर पाओ। अब ये नहीं कि एक किताब उठाई, 2 पल्लवन एलोब्रेशन पढ़ी और काम चल गया। अब आपको जब आयोगों की अच्छे ऑफिसर्स चाहिए तो आपको हिंदी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लासरूम के माध्यम से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, अनुवाद भी करना पड़ेगा, अपने थॉट्स भी चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग करंट जो रिसेंट घटनाएं उनके अकॉर्डिंग। तो अब इसमें यह था कि क्वेश्चन पूछा था एवरी एंडिंग इज ए न्यू बिगिनिंग। अब इन तीनों में से देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला अटेम्प्ट करना है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने परख में ये टेस्ट सीरीज दी है और ये वाला अगर किया है फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, अगर ये किया होगा तो उनको लग गया होगा कि यहाँ हमने अटेम्प्ट किया है और ये थीम इस पे, क्योंकि अब सीधी लाइन आए ये उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है, अगर आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, खुद को खपाया है, बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, तो जो भी टॉपिक आएगा ना आपका ज्ञान वर्धन हो चुका है, आप उसे लिख पाओगे और आने वाले समय में इससे भी टफ आ सकते हैं। इसलिए अब ये है किसी एक टॉपिक को मत पढ़ो, अगर 50 टॉपिक 55 टॉपिक है ना उन सबको अच्छे से पढ़ो, लेकिन ये है कि 55 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो 56 टॉपिक इनके इर्द गिर्द कुछ भी आएगा आप लिखने में सक्षम रहोगे। कोई समस्या नहीं है, लिख देना, नंबर कमाएंगे, आने दो ना, कट ऑफ भी तो कमा रही है ना, समस्या क्या है इसमें, ठीक है। तो इसलिए 3 टॉपिक्स जो थे उसमें से एलोब्रेशन वाला भी हमारा इसमें से कवर हो जाता है, तो इसलिए एलोब्रेशन में समस्या नहीं है, पैराग्राफ में नहीं है। लेटर तो सीधा ही पूछा गया है, फॉर्मेट था जो ट्रांसपोर्ट सर्विस में जो पॉसिबल सॉल्यूशन थे वो पूछे गए थे, तो वो पूरा उसमें से कवर हो रहा था, ठीक है। अब बात क्या करते हैं इंग्लिश का, अब बात करते हैं प्रेसी का, पैसेज का, अनुवाद का। देखो अनुवाद का जब से हमने परख संस्थान पे डीपीपी चालू की थी आप सभी के लिए, तो डीपीपी के माध्यम से हमारा ये प्रयास पहला था कि आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे अनुवाद के क्वेश्चंस कराए जाएं, ताकि ट्रांसलेशन के माध्यम से आपका वोकैब भी इंप्रूव हो, आप टेंस बनाना भी सीखो। आप चाहे पहले नहीं करते होंगे, लेकिन जब से डीपीपी चालू हुई है बहुत सारे अभ्यर्थी हमने देखा कि उसके 10 से 12,000 व्यू हैं हमारे डीपीपी के, तो इसका सीधा सा ये है बहुत सारे अभ्यर्थी उसे फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने वाला अभ्यर्थियों का इंग्लिश इंप्रूव भी हुआ है, अनुवाद वाला पार्ट अच्छा हुआ है, और अनुवाद अच्छा होगा ना तो आपके जो सोशल मीडिया और डिजिटल इंडिया में बात कर रहा था आपने ये भी लिखे होंगे, क्योंकि अगर आपने परख डीपीपी दी है तो आपने देखा होगा उसमें हमारा
जो अनुवाद है ना वो उसी थीम पे पूछे गए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, उसी से पूछे थे। तो एक तरफ आपका अनुवाद वाला पार्ट अच्छा हुआ, दूसरा आपका ये भी हुआ। और फ्यूचर में हमारी यही वो रहेगी, स्ट्रेटजी रहेगी कि अनुवाद वाले भाग पे इन टॉपिक से रिलेवेंट आपसे अनुवाद कराया जाए, तब क्या कि वोकैब वो अच्छी हो जो एग्जाम के लिए प्रासंगिक हो। अनावश्यक अनुवाद नहीं कराने अपन को भी, ठीक है। तो इसके माध्यम से अनुवाद आपने वहां से कर लिया होगा। पैसेज और आपका प्रेसी वो दोनों टॉपिक अभ्यास के बेस पे हैं, उसका कंटेंट से कोई वास्ता नहीं होता। बाकी आपने अगर टेस्ट अच्छे से दिए हैं और टेस्ट में फैकल्टी ने जो फीडबैक दिया है तो उसके माध्यम से आपने उनमें इम्प्रूव कर लिया होगा। बाकी टाइटल में जब हमारे सेशन हुए थे, बाद में हमने 1-2 सेशन भी कराए थे, एंड में कंक्लूजन सेशन जो कराए थे उसमें भी हमने उसमें टाइटल कैसे निकाला जाता है, टाइटल कॉम्प्रिहेंसिवली हो, सभी डायमेंशंस को कवर करे, तो टाइटल अच्छे से लिखो। अगर आपको प्रेसी लिखना भी है तो सीक्वेंस में हो, उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो एक्सक्लूड करने हैं, तो वो सारी चीज़ें फैकल्टी ने बताई थी, ताकि जो छोटी मोटी गलतियां हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने वर्ड्स यूज किए वो भी आपको लिखना है। अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से, एक समझ के साथ आपको जितना समझ आ रहा है पैसेज में वो लिख पाते हो, तो एक प्रेसी के तौर पे भी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। और पैसेज तो पूरा आपका उसका है प्रैक्टिस का, जितने आप टेस्ट लिखोगे उतने ही पैसेज कर पाओगे। आप खुद से घर पे टेस्ट आप पैसेज सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जब टेस्ट सीरीज में आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रैंक का भी सवाल रहेगा वहां। तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, करना है। लेकिन उससे पहले अब समय यह है कि पेपर की टफनेस जो बढ़ती जा रही है, कि आपको एक विस्तृत बुक के आप कंटेंट लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सारी, ये नहीं कह रहा मैं परख यूज करें, आपको लगता है कि परख अच्छा है परख यूज करें, आप लगता है और बेटर हो सकता है इससे वो यूज करें, लेकिन ये देख लें कि जो पेपर में पूछा गया है वो कंटेंट कवर कर रहा है, वो जो कवर कर रहा है वो प्रासंगिक है। तो हमने हिंदी कंपोजिशन, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एक कंपोजिशन सभी के तौर पर एक सेशन के माध्यम से कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास किया कि परख ने इन सभी सोर्स में जो कंटेंट आपको पढ़ाया है, टेस्ट सीरीज में हो, क्लासेज में हो, आपको फ्री भी हमने कंटेंट टेलीग्राम के माध्यम से दिया है, उसमें से कितना लाभान्वित होंगे ये तो 2023 का जो पहला रिजल्ट है हमारा वो भी बताएगा। बाकी 24 वाले अभ्यर्थी जो हमारे यहाँ टेस्ट में थे, 850-900 बच्चे थे, उनको फील हो रहा होगा कि बाकी अभ्यर्थियों से हमारा टेस्ट भी नहीं छूटा, विद इन टाइम में कर लिया, और कुछ गलतियां जो हम करते वो संस्थान में आने से या ज्वाइन करने से वो भी हम नहीं कर पाए, ठीक है। और नए अभ्यर्थियों के लिए यही सलाह दी जाती है कि किसी भी सोर्स तैयारी के लिए ज्वाइन करें, प्रासंगिक देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट ट्रेडिशन है, इस दौर में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न हैं और कौन चीजें को डिलीवर कर रहा है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।